हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आज वापस से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण। आज हम देखेंगे कि भारत का जो पहला साम्राज्य रहा जिसको हम लोग मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं, किन परिस्थितियों में इस साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, किन कारणों ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज हम उनके कारणों को ढूंढेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आमतौर पर ये हमारी परंपरा कहिए या कह लीजिए कि ये हमारी आदत बन गई है कि हम लोग अक्सर कारणों को छोड़ देते हैं और परिणाम को देखते हैं। अगर हम भारत की स्वतंत्रता को ही देख लें या भारत के औपनिवेशिक शासनकाल को ही देखें तो हमने कभी भी गुलामी के रीजंस को कभी नहीं ढूंढने का प्रयास किया कि आखिर किन वजहों से हम गुलाम हुए। आमतौर पर हमने कैसे आज़ादी पाई इस पर तो बहुत सारा बखान किया हुआ है। हम लोगों ने बहुत सारी किताबें लिख डाली हैं या बहुत सारे पुस्तक उपलब्ध हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ादी दिलाई। मैं ये नहीं कहता कि ये क्रांतिकारियों की मैं बुराई नहीं कर रहा या उन पुस्तकों की मैं आलोचना नहीं कर रहा। मैं बस कहना ये चाहता हूं कि हमें उन कारणों की तरफ भी जाना चाहिए कि आखिर हम किन परिस्थितियों में गुलाम हुए, आखिर कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो अगर हम आज की बात करें तो आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों को देखेंगे, क्योंकि जब तक हम कारण का पता नहीं लगाएंगे तब तक हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं या कह लीजिए कि उससे हम सबक नहीं ले पाएंगे या हम उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं या उससे हम सबक नहीं ले सकते हैं। तो खैर चलिए हम आते हैं सीधे मगध साम्राज्य में। मगध ऐसा साम्राज्य था जो हिंदुस्तान का पहला साम्राज्य माना जाता है। आमतौर पर मगध साम्राज्य से पहले भारत में महाजनपदों का शासन था। महाजनपदों का शासन हुआ करता था। आमतौर पर महाजनपद किसे कहते हैं? तो महाजनपद यानी कि वैसे जनपद जिसकी सीमाएं थोड़ी बड़ी हो गई थी उसे महाजनपद की श्रेणी में रखा गया। और जनपद आमतौर पर कहा जाता है जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर एक तरह से कहिए लोगों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित सीमा क्षेत्र के अंदर रहता है। वहां पर हो सकता है कि किसी राजा का शासन हो या गणतांत्रिक शासन प्रणाली हो, तो शासन प्रणाली का कोई भी तरीका हो सकता है। तो ऐसे में भारत जो है, भारत में मगध साम्राज्य से पहले कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे और इन 16 महाजनपदों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जिसमें से एक है भागवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है, नाम भी उसमें दिए गए हैं। इसके अलावे एक और ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अगर इस अंगुत्तर निकाय की बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का नाम के साथ उल्लेख किया गया। हालांकि दोनों ही ग्रंथों में जो 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है उसमें नाम में कुछ भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर नाम कॉमन है, ज्यादातर नाम एक हैं। उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध महाजनपद भी था। यह मगध महाजनपद जो है इसने अपने भौगोलिक परिस्थितियों का, राजनीतिक परिस्थितियों का, आर्थिक संपन्नताओं का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने आप को साम्राज्य के रूप में तब्दील किया। आज हम एक एक करके उन्हीं कारणों को पता लगाएंगे जिन कारणों ने मगध महाजनपद को मगध साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहला जो कारण है वो है अनुकूल भौगोलिक स्थिति। निश्चित रूप से मगध महाजनपद की यदि हम बात करें तो मगध महाजनपद ये इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, यह भौगोलिक स्थिति मगध को साम्राज्य के रूप में तब्दील करने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं कि मगध जो है वो गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था और ऊपर से जो है ये गंडक नदी, ये गंगा नदी, ये सोन नदी और एक और नदी जिसको हम लोग पुनपुन कहते हैं। यानी कि मगध जो है इन नदियों के
बीच में अवस्थित था और यह जो स्थिति थी यह पाटलिपुत्र की स्थिति थी। तो अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो भौगोलिक दृष्टिकोण से मगध साम्राज्य की जो स्थिति थी वह बिल्कुल एक ऐसे जगह पर था जो कि उसे साम्राज्य बनाने में बहुत ही सहायक था। कैसे? तो देख लीजिए, मगध की जो पहली राजधानी थी, पहली राजधानी राजगृह। राजगृह की अगर हम बात करें तो राजगृह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और ये 5 पहाड़ी उन्हें एक दुर्ग का एक तरह से कहिए स्वरूप दे रहे थे, या वह अपने आप में एक दुर्ग था जिसे दुश्मनों को भेदना लगभग नामुमकिन था। और इस तरह से जो इसकी पहली राजधानी थी वो इतने सुरक्षित जगह पर था कि राजा को अपनी राजधानी की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपनी राजधानी की चिंता छोड़कर वो पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी महाजनपदों में अपने सीमा विस्तार का ख्याल रखते थे, या कह लीजिए कि उसकी योजना बनाते थे वो। अगर हम उसके दूसरी राजधानी की बात करें जिसे उदयन ने बसाया था, पहली जो राजधानी है इसे बिंबिसार ने बसाया था। अगर दूसरी राजधानी की बात करें जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता है, पाटलिपुत्र, जहां राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था वहीं पाटलिपुत्र जो है वो 4 नदियों के बीच में था। और इस तरह से पाटलिपुत्र अपने आप में एक जल दुर्ग था और जलदुर्ग होने के कारण यह भी अभेद किला के रूप में था। कोई भी दुश्मन सेना या दुश्मन राज्य इन दोनों ही राजधानियों पर किसी भी परिस्थिति में कब्जा नहीं कर सकते थे। यही वजह था कि मगध के जो शासक हुए उन्होंने अपनी राजधानी की चिंता छोड़ वो पड़ोसी राज्यों में आक्रमण करने की योजना बना रहे थे और उसे जीतकर अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने का प्रयास में लगे हुए थे। दूसरे यदि हम रीजन की बात करें, दूसरा यदि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण का यदि दूसरे बिंदु पर हम आए तो दूसरा जो रीजन है वो संपन्न किसान एवं आर्थिक समृद्धि। निसंदेह राजा या कोई भी साम्राज्य तभी सफल माना जाता है जब वहां की जनता समृद्ध और खुशहाल हो, और जनता के समृद्ध और खुशहाल होने के पीछे उसकी संपन्नता जो है वो मायने रखती है, या कह लीजिए कि उसकी जो आय है वो निर्भर करता है। तो मगध साम्राज्य जैसा कि मैंने अभी यहां दिखाया है कि वह 4 नदियों के इर्द गिर्द इनका क्षेत्र आता था, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो मिट्टी थी वो इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ के जो किसान थे वो साल में 2 या 3 तरह की खेती करते थे और वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। किसान संपन्न थे तो निश्चित रूप से इसका फायदा राजस्व को होता था, राजस्व को फायदा होता था, तो राजा भी उस राजस्व का जो एक तरह से ये हिस्सा था उसे वो अपनी सेना पर खर्च करते थे, अपने प्रशासन पर खर्च करते थे। तो संपन्न किसानों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। दूसरा, आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो आर्थिक समृद्धि निश्चित रूप से किसान यदि संपन्न होंगे तो साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि आएगी। इसके अलावे व्यापार भी फलता फूलता व्यापार था। यहां आप इस चित्र में पुनः देख सकते हैं कि कई सारी नदियों के बीच में मगध साम्राज्य बसा हुआ था और इस मगध साम्राज्य में जो है व्यापार के लिए ये जो 4 नदियां यानी कि जो जल मार्ग है ये काफी सहायक था, यानी कि निकटवर्ती या दूरस्थ व्यापार के लिए ये इन नदियों का इस्तेमाल करते थे जो काफी सस्ता पड़ता था, यानी कि काफी कम लागत में उसका व्यापार फल फूल रहा था। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि संपन्न किसान और आर्थिक समृद्धि ये दोनों ही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे या निभाया था इन्होंने। अब हम तीसरे कारण को हम देखते हैं जो है कि लौह अयस्क एवं खनिजों की प्रचुरता। निश्चित रूप से मगध जो है आज के वर्तमान अगर हम समय में देखें तो ये बिहार, ये भागलपुर और झारखंड के इलाके में पड़ता है। और यदि हम बिहार झारखंड को यदि हम देखें तो झारखंड खनिजों से संपन्न है या खनिज प्रचुर मात्रा में जो है खनिज पाए जाते हैं, खास करके लौह अयस्क और कोयले का तो खैर भंडार है। तो ऐसे में वहां के लोग जो है खनिजों को निकालते थे या लौह अयस्क को निकालते थे और इसका इस्तेमाल वे
खेती के हलों में या खेती के उपकरण में करते थे और सेना के लिए अस्त्र शस्त्र में भी किया जाता था। तो कुल मिलाकर यदि देखें उन लोहे का जो इस्तेमाल था, उस लोहे का जो प्रयोग था, किसान अपनी उपज बढ़ाने के लिए भी कर रहे थे, खेती के उपकरण में हलों में इसका प्रयोग कर रहे थे, दूसरी तरफ सेना के अस्त्र शस्त्रों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा था। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं लौह अयस्क और खनिजों की प्रचुरता ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, सामाजिक सद्भाव का विकास एवं खुलापन। निश्चित रूप से यह जो है कारण जो है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम मगध को देखें तो मगध का जो इलाका था वो ऐसे क्षेत्र में पड़ रहा था जो निश्चित रूप से यहाँ के किसान संपन्न थे, यहाँ के व्यापारी खुशहाल थे, लेकिन इससे जो बड़ी बात थी ये यहाँ पर सामाजिक सद्भाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और खुलापन का माहौल था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे दो वजह है। आप लोगों को मालूम होगा कि मगध जनपद में ही या मगध साम्राज्य के अधीन ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था और उसका जो प्रचार केंद्र था, या कह लीजिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो शुरुआती क्षेत्र थे जहां इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ, वो मगध का ही इलाका था। और न केवल मगध में इन्होंने प्रचार किया बल्कि बहुत सारे मगध के शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को पोषित भी किया, या कह लीजिए उसे एक तरह से राज धर्म की तरह उसे उसका जो है प्रचार प्रसार भी करवाया भी था। न केवल उसने वो खुद भी बौद्ध धर्म अपनाते थे और राज धर्म के रूप में भी उसका प्रचार प्रसार करते थे। तो अगर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखें तो इससे ठीक पहले एक तरह से कहिए वैदिक सभ्यता हमारे देश में चल रही थी और वैदिक सभ्यता में आर्यों का बोलबाला था और आर्य का जो प्रणाली थी, यहाँ पर समाज जो है वर्गीकृत था। समाजों को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, सबों के काम अलग अलग थे। तो ऐसे में जहां पर विभाजन हो वहां पर विकास का होना बड़ा मुश्किल होता है। तो विभाजन हम जहां जहां देखेंगे, जहां जहां विभाजन की बात आती है वहां वहां पर साम्राज्य की बात हम नहीं कर सकते हैं, वहां पर अखंडता की बात हम नहीं कर सकते हैं, वहां पर टूटने की ही बात होगी। तो आर्य समाज को यदि हम देखें या कह लिए आर्य सभ्यता को देखें जो कि मगध साम्राज्य के बाहर के इलाकों में बहुत ज्यादा प्रभावी था, वहां पर वो बहुत तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन मगध साम्राज्य में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने अपने प्रचार प्रसार से वहां के लोगों में समानता का विकास किया और जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी उन रूढ़िवादी धाराएं वहां पर धीरे धीरे कमजोर हो गई। लोगों में आपसी सद्भाव बढ़ा और इन सद्भाव ने शासकों को मदद किया मगध महाजनपद को एक साम्राज्य में तब्दील होने के लिए। यही वजह है कि इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु मानता हूं, सामाजिक सद्भाव एवं विकास व खुलापन को। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, सेना में हाथियों का प्रयोग। निश्चित रूप से जिस राज्य की सेना जितनी मजबूत होगी वह राज्य उतना ही मजबूत होगा। और अगर हम मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य की जो सेना थी वह बाकी 15 महाजनपदों से ज्यादा शक्तिशाली थी। और इसके पीछे रीजन क्या था, तो मगध साम्राज्य की जो सेना थी उसमें हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जी हाँ, झारखंड के जंगलों से बहुत संख्या में, भारी संख्या में वो लोग हाथियों को पकड़ते थे और उसको वे अपनी सेना में शामिल करते थे। और जब एक बार सेना में हाथियों को शामिल किया जाने लगा तो हाथियों ने किलों को तोड़ना, किलों को ध्वस्त करना आसान बना दिया और ऐसे दुर्गम इलाके में वे आसानी से चल सकते थे जहां पर घोड़े या दूसरे जानवर नहीं जा सकते थे। तो कुल मिलाकर जो अस्त्र शस्त्र थे उसको ढोकर ले जाना और किलों को तोड़ना, ध्वस्त करना ये आसान हो गया था हाथियों के प्रयोग से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेना में हाथियों के प्रयोग ने सेना को बहुत ज्यादा मजबूत और बलशाली बनाया था, क्योंकि बाहर और जितने महाजनपद थे उन महाजनपदों में हाथियों का इस्तेमाल न के बराबर होता था या कह लीजिए नहीं होता था। वहां की जो सेना थी वे आमतौर पर घोड़े का प्रयोग करते थे अपनी सेना में। इसके अलावे वो घोड़े के साथ साथ रथ से परिचित थे, यानी कि सेना में रथ सेना और अश्व सेना हुआ करती थी पैदल सेना के अलावे। लेकिन मगध साम्राज्य में पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना के साथ साथ हस्ती सेना को भी शामिल किया गया था, जिसने निसंदेह मगध की सेना को अपराजय की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। और यही वजह था कि मगध ने न केवल अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक बढ़ाया बल्कि उसने उस साम्राज्य को अस्थायित्व भी प्रदान किया था। अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं हम योग्य शासक।
निस्संदेह हम कह सकते हैं कि चाहे कितने भी अनुकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कितनी भी भौगोलिक परिस्थिति या कह लीजिए कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर शासक योग्य ना हो तो महान से महान साम्राज्य को भी ढहते देखा गया है। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की भी, मुगल साम्राज्य में भी औरंगजेब के बाद कमजोर शासक हुए। उन कमजोर शासकों ने इतने विशाल साम्राज्य को समेट कर रख पाना उनके लिए नामुमकिन था। धीरे धीरे राज्य स्वतंत्र होने लगे और मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे बिखर गया। तो ऐसे में योग्य शासकों का जो महत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। तो मगध साम्राज्य की बात करें तो यह मगध साम्राज्य की खासियत ही थी, यह उसकी बड़ी विशेषता ही कह लेंगे कि वहां पर एक से बढ़कर एक शासक हुए, जिनमें से पहला जो शासक है वो हर्यक वंश का बिंबिसार हुआ। हर्यक वंश का बिंबिसार, जिन्होंने लगभग 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की नींव रखी थी और मगध साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि मगध साम्राज्य उससे पहले भी माना जाता है, लेकिन फिर भी मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में बिंबिसार का ही नाम लिया जाता है। तो हर्यक वंश का जो पहला शासक हुआ बिंबिसार, तो बिंबिसार ने अपने नीतियों से या कह लीजिए कि अपने योग्यता के आधार पर उसने मगध साम्राज्य को न केवल स्थायित्व प्रदान किया बल्कि उसकी सीमाएं बहुत दूर तक बढ़ा भी दी थी। अब अगर हम देखें कि आखिर बिंबिसार की ऐसी कौन कौन सी नीतियां थी जिन्होंने मगध साम्राज्य के विस्तार में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई, तो उसमें से पहली नीति है युद्ध नीति, यानी कि वैसे राज्यों पर वे युद्ध करते थे जो उनकी शर्तों को मानने से इनकार करते थे और वे अपने मगध में मिला लिया करते थे। दूसरी जो नीति है वो है वैवाहिक संबंध। तो वैवाहिक संबंध की जहां तक बात करें तो ऐसे तो बिंबिसार का किताबों में या इतिहास में ऐसा बताया गया है, इतिहास की किताबों में, कि उनकी कुल 500 पत्नियां थी, लेकिन फिर भी 3 पत्नियों का जिक्र जो है प्रमुखता से होता है, जिसमें से पहला जो है वो लिच्छवी की राजकुमारी और चेटक की बहन चेलना थी। दूसरी शादी उनकी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला या कौशल देवी से उसने की थी, और तीसरा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। तो इन राजकुमारियों से शादी करने के पीछे उनकी राजनीतिक मंशा थी। वे अपनी सीमाओं को शांत करना चाहते थे, वो अपनी सीमाओं में ऐसे संबंधी खड़ा कर देना चाहते थे जो उनकी सीमा को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अगर हम कौशल नरेश प्रसेनजीत की बात करें तो इनकी बहन महाकौशला से जब उसने शादी की तो इसे दहेज में काशी मिला, काशी ने दहेज में मिला, जो कि मगध साम्राज्य के ठीक उत्तर में था। अब उत्तर से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, यानी कि उत्तर की सीमा सुरक्षित हो गई। उसी तरह से मद्र देश की जो राजकुमारी थी क्षेमा, इनसे भी वैवाहिक संबंध करने के साथ अपनी सीमा को उन्होंने सुरक्षित किया। अच्छा, तीसरा जो रीजन है या तीसरा जो नीति है जिनके तहत बिंबिसार ने अपने राज्य को मजबूती प्रदान किया वो था मित्रवत नीति, मित्रता की नीति। ऐसा माना जाता है कि अवंती नरेश छद्म प्रद्योत जो किसी रोग से ग्रस्त थे और संभवतः उस रोग का इलाज उनके पास नहीं था, तो उन्होंने अपने जो एक तरह से कह लीजिए कि अपना निजी जो वैद्य था जीवक राजवैद्य को उसने चंड प्रद्योत के पास भेजा था, अवंती नरेश के पास भेजा था उसके इलाज के लिए। और इस तरह से जब उसका इलाज हुआ तो दोनों के बीच में मित्रवत संबंध हुए और उस संबंध ने भी मगध साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित बनाया। इस तरह से कह सकते हैं कि बिंबिसार ने ऐसी नीतियां अपनाई जिन नीतियों ने मगध साम्राज्य की सीमा को न केवल बढ़ाया बल्कि उनकी सीमाओं को सुरक्षित भी किया। और सीमा जब एक बार सुरक्षित हो गई, राजधानी जब एक बार सुरक्षित हो गई, तो वहां की प्रजा में एक तरह से संपन्नता बढ़ी, खुशहाली बढ़ी, व्यापार में विकास हुआ। अगर हम बिंबिसार के अलावे हम बात करें तो अजात शत्रु का भी जिक्र आता है। मगध साम्राज्य के विस्तार में अजात शत्रु की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अजात शत्रु ने ही अंग पर आक्रमण करके उसे अपने
एक तरह से कह लीजिए कि साम्राज्य में मिला लिया था। यहां तक कि काशी पर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो अजात शत्रु ने एक तरह से कह लीजिए साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी और अपने साम्राज्य की सीमा को वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। और अजात शत्रु ही वह पहला शासक था जिन्होंने अपने युद्ध में नए नए अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल शुरू किया था, जिनमें से एक नाम आता है महाशिला कंटक और दूसरा रथ मुसल। ये दोनों ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिनका उपयोग युद्ध में पहली बार हो रहा था और इनका जवाब दुश्मन सेना के पास बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावे एक और शासक का नाम आता है महापद्मनंद, जिन्हें सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है या क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। इसके नाम या उपनाम से हम समझ सकते हैं कि क्षत्रिय यानी कि जो पड़ोसी मुल्क के जो पड़ोसी राज्य के जो शासक थे आमतौर पर वो क्षत्रिय कुल से ही आते थे। और महापद्मनंद जो थे उनको माना जाता है कि वे शूद्र शासक थे। उनका जो कुल था वो एक तरह से कहिए कि वो शूद्र जाति से आते थे और उन्होंने बहुत सारे क्षत्रिय शासकों का नाश किया था, तो इसलिए उसकी उपाधि भी उनको दी गई है सर्व छत्रांतक। तो महापद्मनंद ने भी क्या किया, तो मगध साम्राज्य की सीमाओं में अपरिमित रूप से विस्तार किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में 6 कारण दिए गए हैं। उन 6 कारणों में भौगोलिक स्थिति, संपन्न किसान एवं आर्थिक समृद्धि, लौह अयस्क एवं खनिजों की प्रचुरता, सामाजिक सद्भाव का विकास एवं खुलापन, सेना में हाथियों का प्रयोग और योग्य शासक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे। अगला जो हमारा एपिसोड होगा वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित होगा। उम्मीद है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। यह जो है इसका सब्जेक्टिव में भी कई बार इसे पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो खैर इस टॉपिक को बहुत ही प्रमुखता से रखा जाता है, या कह लीजिए कि यह जो विषय है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।